नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और बाजार में हम देख रहे हैं कि गिरावट का सेशन शुरुआत से ही और गिरावट बढ़ती भी जा रही है। अब ऐसे में अगर आप भी अपने लिए कोई स्टॉक स्पेसिफिक सलाह चाहते हैं तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइए, क्योंकि योर स्टॉक एक ऐसा शो है जहां पर हम देते हैं आपके तमाम सवालों के जवाब। और साथ ही अगले 1 घंटे क्योंकि हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप नोट डाउन कर ले कि कहां आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। तरीका बहुत आसान है, आपको बस करना इतना है कि अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर देने हैं। सोशल मीडिया पर अगर हमें देख रहे हैं तो अपने सवाल ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक और खासतौर से यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि इतने उतार चढ़ाव भरे बाजार में हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए हम आपको दिलाएं सही और सटीक सलाह। और चलिए, हमारे साथ खास मेहमान तो जुड़ ही रहे हैं, लेकिन तब तक बाजार के कुछ लेवल्स पर भी हम नजर डाल लेते हैं, जहां पर निफ्टी 150 अंक कमजोर और 22,700 के लेवल्स के आसपास आधे % की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी आप देखिए बेहद 500 अंकों के ऑलमोस्ट कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है, 48,600 के लेवल्स और 1% की कमजोरी। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 500 अंकों की कमजोरी, 74,673 के लेवल्स फिलहाल यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बाजार की जो ब्रेथ है उसमें मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी कमजोरी का सेशन दिखाई दे रहा है और लगभग 1289 डिक्लाइंस आप देख सकते हैं, 1009 एडवांसेस। जिस तरह से बाजार में आज के सुबह से ही हमने देखा, शुरुआत यहां पर लगभग 300 अंकों की कमजोरी के साथ हुई थी और उसके बाद 22,700 के लेवल्स निफ्टी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में भी कमजोरी है, 12 में से 8 शेयरों में क्लियरली आज के सत्र में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। ब्रॉडर मार्केट्स भी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कल भी हमने देखा था मिड कैप स्मॉल कैप में बाजार में पार्टिसिपेशन नहीं था, क्योंकि कल हमने बाजार अधिकतर समय देखा था निशान में, लेकिन उसके बाद आज के सत्र में कमजोरी बहुत ज़्यादा गहराती हुई दिखाई दे रही है। एक चेक ले लेते हैं निफ्टी गेनर्स और लूजर्स की सूची पर भी। पावर ग्रिड 1.5% ऊपर, हिंडाल्को 0.5% ऊपर, और साथ ही सन फार्मा, आयशर जैसे कुछ काउंटर्स है जहां पर 1/4 से लेकर आधे % तक की मजबूती। इसके अलावा लूजर्स में HDFC लाइफ, SBI लाइफ जैसे दो नाम जहां पर हम 2% के पार की कमजोरी देख रहे हैं। अल्ट्राटेक, ICICI, M&M में हम देख रहे हैं लगभग 0.25 से 1.5% तक की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। और बाजार में हम कह सकते हैं लगभग चौथा ऐसा सेशन जहां पर कमजोरी और चौतरफा हम देख रहे हैं अक्रॉस यहां पर मोमेंटम जो है कमजोरी का फिलहाल आज दिखाई दे रहा है। ये गिरावट और गहराने की कितनी आशंका है? बैंक निफ्टी हम देखिए 1% से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल देख रहे हैं इसमें। गुड मॉर्निंग कविता, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी दर्शकों को नमस्कार। डेफिनेटली बाजार में थोड़ी सी गिरावट रह रही है और एक बड़े इवेंट के पहले थोड़ा सा ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि 1 तारीख को हमारे एग्जिट पोल, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी गिरावट आने से मुझे इंट्राडे के लिहाज से जरूर थोड़ी सी गिरावट, अगर ये 22,700 के नीचे निकल जाती है तो थोड़ी बहुत यहाँ से गिरावट और आ सकती है। 22,600, 22,550 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहां पे आता है तो वहां पे कहीं ना कहीं वापस हमको कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। बाकी अगर कोई निवेश के लिहाज से करना चाहता है तो मेरे हिसाब से अगर कहीं 22,500, 22,450 के लेवल आते हैं तो वहां पे वापस से खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं, क्योंकि एक इवेंट के पहले थोड़ा सा गिरता है, उसके बाद में फिर वापस से मुझे ऐसा लगता है कंसोलिडेशन के बाद में तेजी हमको देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की आज एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में जैसा आपने सही कहा कि थोड़ी सी ज्यादा गिरावट आ रही है, क्योंकि एक्सपायरी का भी थोड़ा सा फैक्टर रहता है। तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट और गिरा सकती है। एक 48,500 का महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल रहेगा, उसके नीचे जाती है बैंक निफ्टी तो थोड़ी सी और मध्य जो कि 48,300, 200 तक आ सकती है। हालांकि अब अपने की सपोर्ट एवरेज के आसपास में आ चुका है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 48,500 के आसपास में एक सपोर्ट ले सकता है। वो तोड़ेगा तो थोड़ी सी और मध्य यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, तो ये है इंडेक्स पर नजरिया।
लेकिन एक बार फिर आपको बता दें कि आपके कोई भी सवाल हों स्टॉक से जुड़े हुए तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाइए और याद रखिए कि अपना नज़रिया ज़रूर किसी भी सवाल में जो भी स्टॉक आप बता रहे हैं लेवल्स और नज़रिया ज़रूर मेंशन करें जिससे हमारे एक्सपर्ट को आसानी हो आपको बेहतर राय देने के लिए। चलिए, इस वक्त यूट्यूब से भर भर के सवाल आ रहे हैं और दानिश हक का सवाल है टाटा टेक्नोलॉजीज पे। रत्नेश जी, जरा टाटा टेक्नोलॉजीज को देखिएगा, इनकी बाइंग 1180 की है। फिलहाल हम देख रहे हैं कि टाटा टेक 1060 के स्तर पे है। हम पिछले साल नवंबर से ही अगर स्टॉक को देखें तो 1300 के भाव से लगातार एक डिक्लाइन नजर आया। पिछले 6 महीनों में लगभग 19.5% ये स्टॉक गिर चुका है। कोई बहुत मतलब बेहतर रुझान जो है वो नजर नहीं आए हैं। टाटा टेक 1180 इनकी खरीद है, क्या रणनीति अपनानी चाहिए? टाटा टेक हालांकि नई लिस्टिंग है तो मेरे पास इतना बड़ा चार्ट नहीं, पर अभी तक लिस्टिंग के बाद में हमको थोड़ा सा इसमें कंटिन्यू फॉल ही देखने को मिला है। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत जल्दी इसमें कोई तेजी की उम्मीद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कहीं 1150 के ऊपर ये निकलेगा तभी इसमें तेजी बनेगी, उसके पहले इसमें तेजी बनने की उम्मीद कम है। तो अगर इनका नजरिया थोड़ा शॉर्ट टर्म का है, छोटे अवधि का है, तो मैं इनको सलाह दूंगा कि 1030 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसको लगा के रखे रहे, क्योंकि अगर इनका ट्रेडिंग का नजरिया है तो, क्योंकि अगर उसके नीचे अगर ये बंद करेगा तो थोड़ी सी और इसमें मंदी गिरा सकती है। और जो नई तेजी आएगी वो 1145 के बाद में इसमें तेजी आएगी। के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें बने रहने की सलाह फिलहाल दी जा रही है। और हमारे साथ इस वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज गौरांग शाह भी जुड़ गए हैं। गौरांग, स्वागत है आपका। और दर्शक भी हमारे साथ हैं जो सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। अमित हरियाणा से। अमित, नमस्कार। नमस्कार मैम। बताइए, आपने कौन सा स्टॉक किस भाव पे खरीदा हुआ है? मैम मेरा वो 41.80 के हिसाब से 100 शेयर तो धनलक्ष्मी के हैं जी। 41 41.80 41.80, ठीक है। की ओके के 1000 शेयर है मेरे पास धनलक्ष्मी के। ओके और दूसरा है जी, और 200 शेयर है मेरे पास एनबीसीसी के 140 के भाव से जी। इनका 100 क्या भविष्य हो तो इनका बताओ जी। 140 पर आपने एनबीसीसी लिया हुआ है। आपने हिंदुस्तान जिंक भी लिया हुआ है क्या? नहीं, जिंक नहीं लिया जी। चलिए, एनबीसीसी और धनलक्ष्मी धनलक्ष्मी बैंक, ठीक है। आपका नजरिया क्या होगा इसमें? भी मैं 6 महीने या साल भर रुक जाऊंगा जी। 6 महीने या साल भर का नजरिया है, ठीक है। गौरांग, आपके पास आऊंगी मैं दोनों ही स्टॉक के सवालों को लेकर, और उससे पहले मैं चाहती हूं कि बाजार की दशा और दिशा पर आपकी भी टिप्पणी, क्योंकि शुरुआती सेशन आपके साथ मिस हो गया बाजार की चाल को लेकर। उसका जवाब देते हुए हमारे दर्शक अमित के स्टॉक स्पेसिफिक सलाह। धन्यवाद कविता, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। क्षमा चाहता हूं आपसे कविता, थोड़ा विलंब हुआ जुड़ने के लिए, थोड़ी दिक्कतें थी इंटरनेट कनेक्शन को लेकर के, इसलिए ये विलंब हो गया है। क्षमा चाहता हूं आपसे। अब आते हैं प्रश्न के ऊपर। तो एनबीसीसी और धनलक्ष्मी बैंक, तो पहले तो धनलक्ष्मी बैंक के ऊपर कवरेज नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये कमजोर कड़ी है कविता बैंकों की सूची में, धनलक्ष्मी बैंक। और अगर आप पिछले 4 या 5 तिमाही के नतीजों पर भी नजर डालें तो ऐसा कोई उत्साह आता नहीं है कि आप यहाँ पर कोई विकल्प बना करके चले। तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि धनलक्ष्मी बैंक पर कवरेज। लेकिन हाँ, आप अगर परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारी राय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक करीबन 75 या 80 के बीच में कामकाज कर रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अगर हम तुलना करते हैं धनलक्ष्मी बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच में, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा बहुत मजबूत और सक्षम नजर आता है धनलक्ष्मी बैंक की तुलना में। तो आप चाहे तो ये परिवर्तन कर सकते हैं। अब प्रश्न है एनबीसीसी के ऊपर। तो एनबीसीसी पर हमारी बुनियादी तर्क पर बेचने की राय है। और अगर आप यहां से बेच करके निकलना निर्णय लेते हैं आप, तो निर्माण, क्योंकि ये भी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई कंपनी है, तो इसी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई दूसरी एक कंपनी है एनसीसी लिमिटेड, जिसका पहले नाम हुआ करता था कविता नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, अभी उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। तो ये परिवर्तन हमारे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो आपको एक बेहतर रणनीति आपके स्टॉक पर मिलती हुई गौरांग जी की तरफ से। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। धर्मेंद्र कुमार हैं हमारे साथ, तब बिहार से जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार। बिहार में कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, बांका डिस्ट्रिक्ट। क्या आपकी मदद की जाए?
बांका डिस्ट्रिक्ट ये हम लोग जो लिए थे कुछ दिन पहले लिए थे देवयानी इंटरनेशनल हम्म और गंधार ऑयल उस समय आईपीओ लिस्ट हुआ था। लेकिन फिर एवरेज करके गंधार ऑयल को हम लोग 263 पे ले आए और देवयानी इंटरनेशनल 183 है। अच्छा, तो ये दोनों में क्या करना चाहिए ये जानने देवयानी इंटरनेशनल आपने कितना बताया? 183। 183 600 पे है। ठीक है, और गांधार ऑयल 272 या 262? 272 मेरा एवरेज प्राइस है, उसको 300 कुछ से खरीदना शुरू किए थे। अच्छा 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 अच्छा, उस समय सर लिस्ट ही हुआ था, लेकिन उसके बाद एक मौका ठीक मिला था, है। एक लेकिन हम एक नहीं बताएंगे अभी कितना नुकसान आपको हो रहा है? अभी तो वो स्क्रीन पर भी दिख ही रहा है, वो नुकसान जी, तो है ही। ठीक। इसमें 22,000 कुछ नुकसान हो रहा है, अभी तो मोबाइल नहीं देख सकते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए चलिए, दोनों ही स्टॉक में फिलहाल नुकसान होता हुआ। अब मुझे ये बताइए कि कितना और समय दे सकते हैं आप इन स्टॉक्स को? 1 से 2 महीने सर। ठीक है, चलिए रत्नेश जी, गांधार ऑयल और देवयानी इंटरनेशनल। गांधार ऑयल एवरेज करते करते ये 272 की प्राइस पे ले आए, लेकिन नुकसान अभी भी बरकरार है इनका। देवयानी इंटरनेशनल 183 की इनकी बाइंग है। ज़रा बताइए 1 से 2 महीने में क्या कुछ रिकवरी इनकी हो सकती है, वेट करें या कोई और रणनीति होगी? रत्नेश जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। इनका नजरिया 1 से 2 महीने तक का ही है, और अभी 1 से 2 महीने में दोनों स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं, दोनों का एक साथ ही अगर मैं जवाब देना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है दोनों स्टॉक्स में अभी बहुत जल्दी 1 से 2 महीने में किसी तरह की रिकवरी की उम्मीद नहीं दिखाई देती। तो मेरी तरफ से तो यही सलाह रहेगी इनको कि इन दोनों स्टॉक्स में से अभी निकल जाए, और कुछ अच्छे स्टॉक्स दूसरे जिनके रिजल्ट थोड़े ठीक आ रहे हैं, जो थोड़ा से जाए, या वो सेक्टर जिनमें थोड़ा सा अच्छा मोमेंटम, या फिर कह सकते हैं कि इनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उनमें निवेश कर लें, इन दोनों स्टॉक में से निकल के। दोनों में ही आपको निकलने की सलाह दी जा रही है। कैलाश हमारे दर्शक सूरत से फोन लाइन पर हैं। कैलाश नमस्कार। कैलाश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए आपने कौन से स्टॉक में किस भाव पे खरीदारी कर रखी है? SW सोलर 200 क्वांटिटी 1.5 में। क्या भाव बताया आपने? 485। 485। हाँ, चलिए, तो कब तक मुनाफे होल्ड में करते आप तो? हाँ, मुनाफे में तो वही जानना चाहता हूँ कि और रुकूं मैं, तो रुकने का नजरिया लंबा है, लेकिन आप अगर बोलो और रुको तो मैं 1-2 साल भी रुक जाऊंगा, उसका ऐसा कोई इशू नहीं है कि उसको निकालना है। चलिए ठीक है। गौरांग, आपके कवरेज में है ये? तो कविता कवरेज में नहीं है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलार। और जिस प्रकार से रुझान रहा है पिछले 6-8 महीनों में, काफी ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे, और भविष्य भी काफी उज्जवल लग रहा है। जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं हैं, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जो है वो विंड और सोलार से ज्यादा खड़ी होगी, और उस परिस्थिति में स्टर्लिंग एंड विल्सन जैसी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके ऑर्डर बुक मजबूत होगी। अभी ऑर्डर बुक होगी तो कामकाज सक्षम होगा, कामकाज सक्षम होगा तो नतीजे अच्छे आएंगे। विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन एक अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है, और मैनेजमेंट को लेकर के कोई ऐसे प्रश्न चिन्ह नहीं है। अब प्रश्न ये है कि इन्होंने जो स्तर पर निवेश किया और जो स्तर पर कामकाज कर रहा है, तो विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे कविता, लेकिन हाँ, कंपनी अच्छी और भविष्य काफी सुरक्षित है। चलिए, तो ये सलाह आपको फिलहाल दी जा रही है, और में अंतिम चरण में हैं, और इन सब के बीच में ढेर सारे मैनेजमेंट से हमारी चर्चा लगातार जारी है। इसी कड़ी में ड्रीम फॉक्स की आज चर्चा। चौथी तिमाही में ड्रीम फॉक्स की आय में 18% की बढ़ोतरी नजर आई है। हालांकि मुनाफे में 29% की कमी भी दर्ज हुई, साथ ही मार्जिन पर भी दबाव नजर आया है। इस बार के नतीजों और आगे के ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी की CMD लिबेराथा कलात जी। लिबेराथा कलात जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नतीजों को अगर गौर से देखें तो आय में तो इजाफा नजर आया है, लेकिन प्रॉफिट के फ्रंट पे, मार्जिन के फ्रंट पे प्रेशर बना हुआ है। किस तरह से इसे आप देख रही हैं? आगे किस तरह के सुधार की उम्मीद की जाए?
तो प्रशांत, एक्चुअली अगर देखा गया तो Q1 में ही हमने ये गाइडेंस दिया था और हमने रीजन भी बताए थे। जो Q1 में वन टाइम करेक्शन हुए थे कॉस्ट में, जो है लाउंज प्राइसिंग में, तो ये एयरपोर्ट की तरफ से लाउंज ऑपरेटर्स को हुए थे और उसकी वजह से ये कॉस्ट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंक्रीज और एक्सक्लेशन हुआ था। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो कॉस्ट इम्पैक्ट हुआ था यहाँ पे सिर्फ ड्रीम फोक्स के मार्जिन्स पे नहीं, बल्कि मैं कहूँगी कि यहाँ पे लाउंज ऑपरेटर्स, ड्रीम फोक्स और जो क्लाइंट्स है, जो बैंक्स और नेटवर्क प्रोवाइडर्स है, ये तीनों ने हिट लिया था इस कॉस्ट की वजह से। तो ये जो प्राइवेट एयरपोर्ट्स थे उन्होंने एक वन टाइम करेक्शन किया था और हमने ये सारा डिटेल्स Q1 रिजल्ट्स के टाइम पे भी दिया था और हमने ये भी गाइडेंस दी थी कि सिर्फ ये साल नहीं, बल्कि अब से लेके 2 से 3 साल तक हमारे जो ग्रॉस मार्जिन्स होंगे वो 11 to 13% के बीच होंगे। राइट, लिबराथा कविता दिस साइड। आपके बिडिंग ट्रेंड्स के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। छोटे मझौले इंडियन एयरपोर्ट्स के लाउंजेस को लेकर फ़िलहाल क्या तस्वीर यहाँ पर बिडिंग को लेकर पेश हो रही है? इसके साथ साथ टॉप लाइन ग्रोथ गाइडेंस और इंडिया लाउंज बिजनेस का आपका जो प्लान है FY25 को लेकर, उस पर अगर आप कोई जानकारी दे पाएँ हमें। So coming to your first point, जो bidding हो रही है, the private, I would not say the private airports, but the airports which are owned by the government, which is the Airport Authority of India. तो ये अभी एक रेगुलर प्रोसेस में चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे ऑलरेडी लाउंजेस हुआ करते थे, लेकिन जैसे उन्होंने भी देखा है कि लाउंज एज अ बेनिफिट ग्रो कर रहा है और स्पेस की कमी है, तो इस वजह से टेंडरिंग शुरू हुई है और बहुत सारे ऑपरेटर्स इसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत सारे नए ऑपरेटर्स आ रहे हैं और आई वुड से दैट जितने ज़्यादा एयरपोर्ट्स ओपन होंगे या जितने ज़्यादा लाउंजेस होंगे, ये हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियली है, क्योंकि हर एक एयरपोर्ट को और आई वुड से लाउंज ऑपरेटर को ड्रीम फोर्स की बहुत जरूरत होगी ये लाउंज ट्रैफिक ड्राइव करने के लिए। सो आई वुड से दिस इज to answer your first question. And your second question in terms of guidance for the coming year for the top line, अगर आप देखें तो हमारे जो बिजनेस के ड्राइविंग फैक्टर्स है, एक है हमारा एयरपोर्ट ट्रैफिक और दूसरा है क्रेडिट कार्ड पेनिट्रेशन। तो एयरपोर्ट ट्रैफिक का अगर आप देखो तो इवन FY24 there was a growth of 13%. And however, the company has grown by 47% in top line, right? Now, the expectation for the next couple of years, the CAGR is around 15% for the airport traffic. And I would say that, we will grow aligned to the industry. We have always grown higher to that, but I would just say that, yes, we would grow aligned to that. And I would say that, yes, we see in next 3 years, we would grow at 20% in our top line. बिल्कुल। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ख़ासतौर पे आपके जो साउथ एशिया में एक्सपेंशन प्लान है, उस लिहाज से सिंगापुर से कुछ खबरें छनकर सामने आ रही हैं, कुछ वहाँ पर बड़े स्तर पे कुछ चीज़ें होने वाली हैं, ज़रा उस पर रोशनी डालें। जी हाँ, तो जो हमने बताया था अर्लियर भी कि हम मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में फोकस करेंगे। जिस तरह से हम एक मार्केट लीडर है इंडिया में और वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन दैट व्हाई वी आर द लीडर हियर इज बिकॉज ऑफ द सोल्यूशन व्हाट वी हैव बिल्ड, और हम इसी सोल्यूशन को दूसरे मार्केट में लेके जाना चाहते हैं और इसी वजह से हमने एक सीनियर एम्प्लॉय को वहाँ पे लिया है सिंगापुर में, जो साउथ ईस्ट एशिया मार्केट को हैंडल करेंगे। और वी जस्ट wanted to also convey to you that we have already entered Malaysia market, and here also we have actually introduced our technology, what we have built in India in Malaysia market. So soon you will also see a similar model जो हमने इंडिया में बिल्ड किया है। बहुत जल्द हम साउथ ईस्ट एशिया मार्केट में भी इसको लेकर आएंगे। एक चीज़ यहाँ पर समझनी होगी, क्योंकि ये काफ़ी ट्रेंड बेस्ड भी है। एयरपोर्ट्स अब क्योंकि यूटिलिटी से बदलकर रिटेल प्ले की ओर भी एक मौके के तौर पे देखे जा रहे हैं, तो आपकी टिप्पणी उस पर, और साथ ही अदर सर्विसेज जो हैं उसमें से परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, गोल्फ गेम्स एंड लेसन्स, मीट असिस्ट, एयरपोर्ट ट्रांसफ़र वगैरह से। क्या कहना चाहेंगे आप?
सो यू आर राइट, अगर आपने भी देखा होगा जिस तरह से ड्रीम फोक्स ने लाउंजेस से शुरू किया था बिजनेस को, और बाकी डिफरेंट सर्विसेज जो एयरपोर्ट में है, जैसे मीट एंड असिस्ट हुए, स्पाज है, एफएनबी है, हमने ये सारे सर्विसेज और बेनिफिट्स इंक्लूड किए हैं हमारे पोर्टफोलियो में। उसी तरीके से लाइफस्टाइल सर्विसेज जो है, गोल्फ है, देन वी हैव ब्यूटी, हेल्थ केयर, तो ये बाकी के सर्विसेज भी हमने जो ऐड किए हैं। FY22 में इसके contribution top line में was less than 2%, but now if you actually look at it, we have done almost around 6% contribution to our top line. And the way we are actually looking at building this services is अगर दिसंबर में भी देखा गया तो हमने हमारा एक ड्रीम फोक्स क्लब मेंबरशिप लॉन्च किया था। इसीलिए किया था क्योंकि ये बाकी के जितने सर्विसेज है, हम उन सर्विसेज का डिफरेंट पैकेज बनाते हैं, और रिक्वायरमेंट बेस पे अगर किसी क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट हो, उनको सिर्फ ट्रैवल पैकेजेस चाहिए हो, या किसी को सिर्फ लाइफस्टाइल, और समवन हु वुड वांट बोथ द लाइफस्टाइल एंड ट्रैवल पैकेज, तो हमने इस तरह से पैकेजेस बिल्ड करते हैं, और ये टेलर मेड है डिपेंडिंग ऑन व्हाट वुड बी द रिक्वायरमेंट फॉर द एंड यूजर, उसके बेसिस पे। एंड आई वुड से दैट इन नेक्स्ट couple of years, next 4 to 5 years, ये सारे services would contribute around more than 20% to our top line. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे लिबराथा गलात जी हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और कारोबार के हर पहलू, अपने विस्तार योजनाएं और आगे के ग्रोथ आउटलुक, और जो कारोबार में थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं उसके क्या कारण हैं उसके बारे में भी रोशनी डालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय देने के लिए आपको, आपकी पूरी टीम को, आपके कारोबार के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए